Hello guys, I hope you all are doing well. Welcome back to Mindful Study to all by दीपक भंडारी। तो जो हमने पॉलिटी लेक्चर की सीरीज शुरू की है उसका ये लेक्चर नंबर 11 है। तो इसमें हम बात करेंगे द यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, आइए देखते हैं हम आगे। आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होना जरूरी है। ठीक है। आर्टिकल 53 कहता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर होंगी जो यूनियन की, वो निहित होंगी प्रेसिडेंट में। आर्टिकल 53 से says that all executive power of the union shall be vested in the president। तो जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का वो मेंशन किया गया है आर्टिकल 54 एंड 55 में। जो प्रोविजन है डीलिंग करता है विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 54 एंड 55 में। और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन है एक्ट है जो 1952, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एक्ट है जो 1952, जो अमेंडेड किया गया था 1974 में। तो इसके थ्रू होता है जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। जो इलेक्टेड किया जाता है मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसके मेंबर के द्वारा प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंडक्ट किया जाता है। ठीक है। कंडक्ट तो मतलब हाँ ठीक है, कंडक्ट ही बोलेंगे, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा कंडक्ट। जो इलेक्टोरल कॉलेज में कंसिस्ट होते हैं वो कौन कौन होते हैं, मीन्स कौन कौन लोग होते हैं। जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के लोग, जो अपर हाउस होता है, लोअर हाउस होता है, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है। और जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के स्टेट के। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अभी इसमें यही बताया गया बोथ द पार्लियामेंट ऑफ द नॉमिनेटेड हाउस, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द मेंबर ऑफ द। लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, अगर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है किसी स्टेट का, मीन्स उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर ही इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर नहीं होते हैं उसका पार्ट। ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो हेल्ड होता है अकॉर्डिंग विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, समझ रहे हो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जितनी जैसे पॉपुलेशन है हमारी, जैसे यूपी की पॉपुलेशन है अप्रॉक्स 21 करोड़ पीपल्स है वहाँ, तो उनके उसके हिसाब से वहाँ के जो भी एमएलएज होंगे उनके एक वोट का काउंट होगा। तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तो इसके थ्रू होता है इलेक्शन कंडक्ट, जो भी जिसका होता है प्रेसिडेंट जी का। तो जो वैल्यू होती है एक वोट की एमएलए की, तो पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। इनटू 1/1000 से डिवाइड 1/1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक वोट की वैल्यू आ जाएगी एमएलए की। ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, जितने मतलब अगर द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए डिफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो वोट की वैल्यू होती है एमएलए की वो चेंज होती रहेगी, क्योंकि पॉपुलेशन चेंज है, इसलिए पॉपुलेशन चेंज है इस वजह से। ठीक है। तो अब देखते हैं वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी। जो एमपी के वोट की वैल्यू क्या होती है, जो वैल्यू ऑफ होती है वोट्स ऑफ टोटल एमएलए ऑफ द 20 स्टेट्स एंड वो दो यूनियन टेरिटरीज के। यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी है, दिल्ली और पौंडीचेरी, पौंडीचेरी। तो उसमें डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो इससे एक एमपी के वोट की वैल्यू निकलती है। अब देखो नॉमिनेशन के लिए क्या क्या चाहिए। नॉमिनेशन के लिए मिनिमम 50 इलेक्टर चाहिए, प्रपोजर चाहिए 50 प्रपोजर चाहिए, और 50 वो चाहिए सेकेंडर चाहिए। कोई भी अगर नॉमिनेशन करने जा रहा है प्रेसिडेंट के पद के लिए तो उसको 50 प्रपोजर चाहिए और 50 सेकेंडर चाहिए, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या चाहिए, 20 प्रपोजर और 20 सेकेंडर चाहिए। नो इलेक्टर shall subscribe whether as proposer or seconder more than one nomination paper at the same election। एक सेम इलेक्शन में एक ही व्यक्ति
दो जगह काम नहीं कर सकता, मतलब दो 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 पार्टी में वर्क नहीं कर सकता, मतलब दो लोगों के नॉमिनेशन पेपर में उसका नाम नहीं आ सकता एज अ प्रपोजर और एज अ सेकेंडर। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए एंड एमपी इज सच दैट द ट्रू फेडरल कैरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज मेंटेन बाय स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। जो ये है ना, जो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए की और एमपीज की है, तो ये टू फेडरल कैरेक्टर दिखाता है ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। और ये एक बैलेंस क्रिएट करता है स्टेट और द सेंटर के बीच में। तो इसके बाद देखते हैं स्टेट और सेंटर के बीच में, टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मोर देन 50% ऑफ द वैलिड वोट आर रिक्वायर्ड बाय अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। तो जो भी डिक्लेयर किया जाएगा इलेक्टेड टू द ये ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, उसको मोर देन 50% ऑफ वोट मिलने जरूरी है। ठीक है। अगर जो टोटल वोट्स हैं उनके 1/6 भी अगर किसी को वोट नहीं पड़ते हैं, तो उसकी जो अमाउंट डिपॉजिटेड होती है उस वो फोरफिटेड कर दी जाएगी। फोरफिटेड मतलब जब्त कर ली जाएगी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इलेक्शन में जो उसने अमाउंट डिपॉजिट की होगी। ठीक है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर कोई डिस्प्यूट होता है इलेक्शन प्रेसिडेंट के, तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती है। इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड, अगर देखो कुछ नहीं होता है, उसका निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो ये एक ऐसा पद है, एक संविधानिक ऐसा पद है कि जिसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता। मीन्स जो पुराने हमारे प्रेसिडेंट हैं वही उसको कैरी ऑन करेंगे जब तक कि दूसरे वो इलेक्शन नहीं हो जाते हैं। और दूसरे इलेक्शन को कराने के लिए 6 मंथ के अंदर अंदर कराने जरूरी होते हैं। ठीक है। अब डू यू नो अबाउट इट? तो इसके बारे में देखते हैं। डिस्प्यूट जो होगा इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सिर्फ जुरिडिक्शन, किसकी जुरिडिक्शन के अंडर आएगा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन के अंडर आएगा। कोई भी पिटिशन फाइल नहीं की जा सकती है अकाउंट ऑफ वैकेंसीज इन इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में। ठीक है। डिस्प्यूट कैन बी ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओनली आफ्टर द इलेक्शन आर ओवर। जब इलेक्शन ओवर हो जाएंगे उसके बाद ही ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है, उससे पहले नहीं, या बीच में कुछ नहीं हो सकता इसके बारे में। ठीक है। अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? आर्टिकल 58 में आती है क्वालिफिकेशन। सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, 35 एज होनी चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए मेंबर ऑफ लोकसभा, ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट के लिए वो हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। कोई भी ऑफिस जो प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के वो होल्ड नहीं करना करे होना चाहिए। एक्सेप्शन क्या क्या इसमें? या तो वो सिटिंग प्रेसिडेंट है इस टाइम और वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया का, या गवर्नर है, या मिनिस्टर है किसी यूनियन और किसी स्टेट का। ठीक है। तो इनके लिए एक्सेप्शन है, ये हो सकता है। अब टर्म टेन्योर देख लेते हैं। टेन्योर आर्टिकल 56 में टेन्योर कितना होता है? वैसे तो 5 साल होता है, लेकिन वैसे मैंने पहले बताया कि इस पद को खाली नहीं छोड़ सकते। तो इस वजह से जब तक दूसरे प्रेसिडेंट अपना ऑफिस को फॉलो नहीं कर लेते, ऑफिस को टेक ओवर नहीं कर लेते, तब तक पहले वाले प्रेसिडेंट को एज अ प्रेसिडेंट माना जाता है। तो जो प्रेसिडेंट, अब इसके बाद देखते हैं जो रिमूवल होता है प्रेसिडेंट का वो कैसे कैसे हो सकता है। जो प्रेसिडेंट रिजाइन कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर देते हैं अपने। ठीक है। इम्पीच किए जाते हैं। इम्पीच कैसे किए जाएंगे? तो आर्टिकल 61 के अंदर आता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है। अगर इन केस ऑफ वैकेंसी कॉज बाय रेजिग्नेशन, डेथ और इम्पीचमेंट, जब तक न्यू प्रेसिडेंट नहीं आ जाते तो तब तक इलेक्शन कराना पड़ेगा 6 मंथ के अंदर अंदर। ठीक है। अगर वैकेंसी हो जाती है उस पोस्ट की, डेथ हो जाती है, इम्पीच हो जाती है, इम्पीच हो जाता है। अब इम्पीचमेंट का प्रोसीजर देख लेते हैं जो आर्टिकल 61 में कहा गया है। तो अंडर आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वायलेशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, विच सॉलिडली टू बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, ये भी पार्लियामेंट के थ्रू डिसाइड किया जाएगा कि इन्होंने वायलेशन किया है कि नहीं किया है। ठीक है। द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो भी कोई भी हाउस है, अपर हाउस, लोअर हाउस, किसी में भी ये वो हो सकता है, इम्पीचमेंट का प्रोसीजर इनिशिएट किया जा सकता है। तो इनिशिएट करने के लिए क्या चाहिए? 25% कम से कम जो मेंबर होते हैं
उनकी सहमति होनी चाहिए इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए, ठीक है। और इसको 2/3 मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा इस रेजोल्यूशन का, जिस हाउस में ये ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। और 14 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को कि आपका इम्पीचमेंट किया जा रहा है। फिर जो दूसरा हाउस होता है वो एक कमेटी वो करता है, कमेटी सेटअप करता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो चार्ज लगे होते हैं अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट डिफेंड कर सकता है अपने आप को किसकी हेल्प से, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की हेल्प से, और कोई भी लॉयर जो उसके मनपसंद का हो, ठीक है। अगर दूसरे हाउस में भी ये पास हो जाता है बाई द 2/3 ऑफ मेजोरिटी, तो प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाएगा तुरंत, ठीक है। जो पावर होते हैं, फंक्शन होते हैं, क्या क्या होते हैं, जो पावर होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं यूनियन की, वो होती हैं वेस्टेड वेस्टेड होती हैं प्रेसिडेंट पे, ठीक है। ऑल फंक्शन कैरिड करता है, जो ऑल फंक्शन कैरिड होते हैं वो होते हैं नाम पे प्रेसिडेंट के, जो आर्टिकल 53 और आर्टिकल 77 में कहा गया है। ही हैज़ पावर टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, और बहुत सारी पोस्ट हैं जिनको अपॉइंट करते हैं प्राइम ये प्रेसिडेंट जी। आर्टिकल 75 में आता है मिनिस्टर ऑफ यूनियन, और एडवाइस देते हैं मिनिस्टर ऑफ यूनियन को अपॉइंट करने के लिए। तो इसमें कैग कैग को भी करते हैं, बहुत सारे पोस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी प्रेसिडेंट ही वो, गवर्नर जनरल हो गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए, बहुत सारे। हर जनरल इलेक्शन के बाद में ये जो फर्स्ट सेशन होता है उसको जॉइंटली बुलाते हैं प्रेसिडेंट, एड्रेस करते हैं उसको हर साल, उसको करते हैं। आर्टिकल 87 के अंतर्गत आता है। जो सर्टेन बिल्स होते हैं जैसे कि हो गए मनी बिल्स हो गए, फाइनेंस बिल हो गए, फर्स्ट क्लास बिल हो गए, फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ न्यू स्टेट, alteration of the state boundaries, और स्टेट बिल्स फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन और फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स, जो भी ट्रेड और कॉमर्स है उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए जो भी बिल पास किए जाते हैं, तो सबसे पहले कंसर्न करना पड़ता है किससे, ये हमारे प्रेसिडेंट जी से। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते हैं, किसी अगर उनको कोई बिल पसंद नहीं आ रहा है तो पॉकेट वीटो करके उसको वो करते हैं, कुछ टाइम के लिए टाल देते हैं, विद होल्ड कर देते हैं, आर्टिकल 111, ठीक है। अब आर्टिकल 1 to 3 बहुत इंपॉर्टेंट, अध्यादेश जारी कर सकते हैं प्रेसिडेंट जब पार्लियामेंट का कोई भी सेशन नहीं हो रहा हो, ठीक है। जो फार्मर बिल आया था वो इसी अध्यादेश के, इसी आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी किया गया था, आर्टिकल 1 to 3। और जो 213 है उसमें वो करते हैं, कौन करते हैं, गवर्नर ही, तो इसको भी याद रखना। अब देखते हैं पावर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72, पावर क्या क्या है अंडर आर्टिकल 72 के अंडर। पार्डन कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं जो ऑफेंड किया है कम्यूटेशन को, जो ऑफेंडर की कम्यूटेशन है, ठीक है। कम्यूटेशन के अंदर क्या आएगा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू लाइटर फॉर्म, जो एक फॉर्म है अगर किसी को ज़्यादा सजा मिली है तो उसको कम सजा कर सकते हैं, ठीक है। रेमिशन के अंदर क्या आएगा, रेमिशन में होगा अमाउंट, तो अमाउंट चेंज हो जाएगी लेकिन इसका करेक्टर चेंज नहीं होगा, सजा का करेक्टर चेंज नहीं होगा। रिस्पाइट होती है अवॉर्डिंग अ लेसर पनिशमेंट ऑन अ स्पेशल ग्राउंड, लेस पनिशमेंट की जा सकती है, जैसे कि एक स्पेशल केस हो गया, जैसे कि प्रेग्नेंट है कोई औरत तो उसकी जो पनिशमेंट है उसको कम, रिप्राइव, टेम्परेरी सस्पेंशन किया जा सकता है डेथ सेंटेंस को, इसको जो मृत्यु जीवन दान बोलते हैं ना, जीवन दान में दे देते हैं ये राष्ट्रपति जी हमारे। अब देखते हैं कि पावर क्या होती है प्रेसिडेंट के पास, नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, पावर ऑफ डिक्लेयर इमरजेंसी टू मीट एनी काइंड ऑफ थ्रेट टू द कंट्री, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होती है प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी लगाने की। तो 3 टाइप की होती है इमरजेंसी, पहली होती है नेशनल इमरजेंसी जो ड्यू टू वॉर होती है, एक्शन एग्रेशन होती है, आर्म रेबेलियन, आर्म विद्रोह हो जाएगा अगर किसी देश में, तो आर्टिकल 352 के अंदर आती है। स्टेट इमरजेंसी कब लगती है, जब जब कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाती है किसी भी स्टेट की, आर्टिकल 356। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि सबसे ज़्यादा कितने दिन तक किस स्टेट में सबसे ज़्यादा ये स्टेट इमरजेंसी लगी हुई थी। फाइनेंशियल इमरजेंसी ड्यू टू फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, ये 360 के तहत आती है। अब देख लेते हैं प्रेसिडेंट कौन कौन रहे हैं इंडिया के, ठीक है। तो ये स्लाइड आप देख लेना, मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा इसकी।
तो डू यू नो अबाउट इट, जो ये ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी होती है फंडामेंटल राइट्स वो हो जाते हैं, सस्पेंड कर लिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ छोड़ के 20 और आर्टिकल 20 में जो फंडामेंटल राइट है और जो 21 में है। Promulgation under Article 350 can be made only when the Union Cabinet Minister headed by the Prime Minister ask him in written। जो 352 है नेशनल इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ तभी लग सकती है जब प्राइम मिनिस्टर रिटर्न फॉर्म में देते हैं प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगाने के लिए, ठीक है। Proclamation of emergency must be passed by both houses with special majority within 1 month of proclamation। जो प्रोक्लेमेशन होगा इमरजेंसी का इसको लगाए रखने के लिए तो दोनों हाउसेज है उनको स्पेशल मेजोरिटी से एक बिल पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो तभी ये इमरजेंसी लागू रह सकती है। अभी इसमें बताया गया है 6 मंथ तक रह सकती है, स्टिल इन फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। एक बार अप्रूव्ड हो जाएगा ना प्रोक्लेमेशन तो ये रहेगी 6 मंथ तक। While proclamation of emergency is operation following effect are seen। एक्सटेंशन कर सकते हैं सेंट्रल पावर को कि इनेक्ट करने के लिए एनी मैटर ऑफ द स्टेट लिस्ट, जो स्टेट लिस्ट में जो भी वो है मैटर है उनमें इनेक्ट करने के लिए ये एक्सटेंशन करता है सेंट्रल पावर को। आर्टिकल 353 के बी में आता है ये। सेंट्रल इज एम्पावर टू ऑल्टर द मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। जो यूनियन और स्टेट के बीच में रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये आर्टिकल 354 में। ये प्रेसिडेंट में एक्सटेंडेड द नॉर्मल लाइफ ऑफ लोकसभा बाय ईयर ईच टाइम। जो प्रेसिडेंट है हमारे लोकसभा के प्रत्येक उसको 1 साल बढ़ा सकते हैं, आर्टिकल 83 के 2 में कहा गया है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। इसके बाद देखें हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो होगा लेक्चर नंबर 12। I think you like the information. If you like the information, hit the like button and subscribe the channel। अपना यही एम है कि किसी को एक शिक्षा मिल जाए बस। और सैनिटाइज योर हैंड प्रॉपरली। थैंक यू सो मच। जय हिंद।